गाइज, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस का जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सेप्ट बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल बेसिकली उसके बाद आपका लास्ट बनता है, बट जो फर्स्ट मेन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4, उनमें से ये लास्ट है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस। अमाइंस मतलब अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब जैसे ये है आपका अमोनिया, ठीक है, NH3। NH3 का लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन तो होगा आप लोगों के पास। ठीक है, कैसे? नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर, देन 3 हाइड्रोजन्स आर देयर। पहला क्वेश्चन, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पर इन NH3 अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली निकालने का एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अगर कभी किसी का स्ट्रक्चर डिस्कस करना हो तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। लोन पेयर 1, 4। स्टार्ट करते हैं S से, फिर हमारे पास क्या होता है? P के 3 होते हैं, फिर D के 5 होते हैं। हमें 4 चाहिए। 4 मतलब 1 2 3 4, बस ये है हमारा आंसर, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो निकल आया। अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें तो दैट विल बी टेट्राहेड्रल, एंड शेप की अगर बात करें तो शेप विल बी पिरामिडल। ज्योमेट्री इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनती है टेट्राहेड्रल, बट द शेप इज पिरामिडल, क्योंकि जो लोन पेयर हैं वो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? अगर स्टैंडर्ड वे में बनाया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, ये हो गया इसका लोन पेयर। ठीक है, और ये गोला जो है ना, ये ऑर्बिटल है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है भाई। अब बेसिकली जो अमाइंस हैं वो इस अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। कैसे? जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं उनको आप एक एक करके एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। एक रिप्लेस किया, दिस इज प्राइमरी अमाइन। दूसरा भी रिप्लेस किया, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। तीसरा भी रिप्लेस कर दिया तो बन गया टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो अमाइंस का क्लासिफिकेशन भी देखो यहीं पर हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 तरह के होते हैं अमाइन। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर जो अमाइन का है वो सिमिलर टू द अमोनिया ही होता है। ये देखिए, ये वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये वो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर लाइक दिस, और ये हैं आपके सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, आपके कोर्स में ट्राइमेथाइल अमाइन दिया हुआ है केवल। बॉन्ड एंगल देखिए, नॉर्मली जो अमोनिया में बॉन्ड एंगल होता है ये 107 डिग्री का होता है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर 108 है। वाई इज इट सो? क्योंकि ये जो CH3 हैं ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़े से हैवी हैं, बल्कि ग्रुप है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनमें रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन होगा तो रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल स्लाइटली बड़ा हो जाएगा, 107 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट इज 108। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डन। आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाइए और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी बनते जाएंगे। नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ रखा होगा, UPSC 11th में ऑलरेडी कवर हो जाती है। सो नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है आपका ऑलरेडी डन है।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आता है सीधा। ठीक है भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी सिंपल मेथड है, इजी सा चैप्टर है एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहला जो बनता है वो बनता है नाइट्रो के रिडक्शन से NO2। अब ये NO2 जो है इसको जब भी हम रिड्यूस करेंगे ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रिडक्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? रिडक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और हाइड्रोजन विद प्लैटिनम, और हाइड्रोजन विद निकेल, कुछ भी यूज करा जा सकता है, ये सब आपका रिडक्शन का काम करेगा। ठीक, अब ये NO2 जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग पे लगाओ, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने बेंजीन रिंग पर ले लिया है तो आप बेंजीन रिंग पे लगाओ या नॉर्मल कार्बन चेन पे लगाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है और इसको भी अगर आप हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट नॉट नेसेसरी टू हैव अ बेंजीन रिंग। ओके, चलिए, तो ये आपका नाइट्रो का रिडक्शन हो गया। नाइट्रो के रिडक्शन के बाद है आपका, अच्छा नाइट्रो के रिडक्शन में एक पॉइंट और आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैसे कि नाइट्रोजन का जो NO2 है उसको रिड्यूस करने के लिए हमने देखा हम हाइड्रोजन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो लगभग सारे यूज करे जा सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन कैटलिस्ट तो अभी अभी देखा, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड होता है, इवन यहाँ पे मेटल प्लस एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये भी यूज करा जा सकता है। मेटल प्लस एसिड, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कैसे? मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो H2 निकाल देता है और H2 एक्चुअली रिडक्शन के काम आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये मेटल और एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा रिडक्शन करते हैं। अब चॉइस वाली बात अगर आती है, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो क्या सारे इक्वली आपको आउटपुट देंगे या हम यहाँ पे कोई चॉइस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो तो वो होता है आयरन और HCl वाला। आयरन और HCl वाला जो ये पार्ट है ये हमारे लिए बेस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका FeHCl है ना ये कंबाइंड होकर FeCl3 बनाएगा और वापस हाइड्रोलाइज होकर HCl रिलीज कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा HCl लगाना पड़ता है, बाकी प्रोसेस में ये अपने आप ही जनरेट होता रहता है। और इसीलिए ये जो मेथड है आयरन HCl वाला ये बेस्ट सुटेबल मेथड है फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोई और, जैसे कन्वर्जन में ये क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं याद है कि मेटल एसिड कॉम्बिनेशन यूज करना है तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैटलिस्ट वाला कॉम्बिनेशन ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले लीजिए, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आप चूज करेंगे कन्वर्जन का काम तो आपको हो जाएगा क्योंकि हमें ऑन पेपर करना है, इंडस्ट्रियली थोड़ी बनाना है, तो हमें उसका आउटपुट का ध्यान रखना है। बेसिकली हमारा काम हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक केस है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो जरूर आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं पूछा जाता तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल दीजिए, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने वाला वो इसको रिड्यूस करके NH2 बना देगा। हाँ, कोई भी कार्बन चेन, लाइक अभी जैसे मैंने मिथाइल में करके दिखाया था, आप कोई भी ऐसे यूज कर लो। यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, इसमें आप डाल दो SnHCl डाल दो या FeHCl डाल दो, ये आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी रिएक्शन है ये। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बेसिकली यूज करी जाती है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग स्टडी करते हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक का जो था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, वहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट कवर किया था। उसमें मैंने बोला था कि एक टेबल दी हुई है NCERT में जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। उन न्यूक्लियोफाइल्स को आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा। बेसिकली ये उसी का पार्ट है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड और अमोनिया, बिगनिंग हमें यहीं से करनी है। ये अमोनिया हो गया, ये एल्काइल हैलाइड हो गया।
ठीक है। एल्काइल हैलाइड में जो ये पार्ट होता है एल्काइल वाला, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर तो होता ही है। इस पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आर की तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक सॉल्ट बनता है कुछ टाइम के लिए। इस सॉल्ट को डाल दीजिए NaOH में, बेस में डाल दो। आप KOH भी डालोगे तब भी काम हो जाएगा, बस बेस होना चाहिए। बेस में डाल दोगे प्राइमरी अमाइन बनता है, सबसे पहले बना आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और अगर आपने वापस इसमें अल्काइल हैलाइड और डाल दिया तो प्राइमरी अमाइन जो है वो फर्दर आपका सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट होने लगेगा। देखो ये जो आपका प्राइमरी अमाइन था इसमें आपने अल्काइल हैलाइड डाला तो ये जो लोन पेयर है ये वापस इस अल्काइल हैलाइड के पास इंटरेक्ट करेगा, आर को एब्जॉर्ब करेगा, सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। अभी भी लोन पेयर इसका काम कर सकता है, फिर से एक आर ले लेगा, टर्सरी बना देगा। एक लास्ट अटेम्प्ट और ये ले सकता है क्वाटनरी सॉल्ट तक, ठीक है। ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है। क्या इसके आगे ले सकता है? नहीं, लोन पेयर ही खत्म हो गया। सारी खुराफात तो लोन पेयर की वजह से ही हो रही थी ना। लोन पेयर खत्म तो ये इंटरेक्शन भी खत्म, ठीक है। तो ये जो क्वाटनरी सॉल्ट है इसका एप्लीकेशन देखा कभी आपने? कहाँ यूज होता है? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट कहाँ यूज होता है? आजकल हम लोग जो फ्लोर क्लीनर्स यूज कर रहे हैं, लाइजॉल वगैरह फ्लोर क्लीनर्स यूज कर रहे हैं, वहाँ पे यूज होता है। बस उसमें जो आर है वो बेंजीन रिंग वाली होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। जो केमिकल कॉम्पोजिशन लिखे होते हैं ना पीछे की साइड में, आप जब प्रोडक्ट अभी घर जाना अगर, ठीक है, आप अपना अपना प्रोडक्ट खोल के देखना, जो भी क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसके पीछे लिखा होगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट था जो जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना तब भी रिकमेंड किया गया था। एक हाइपो सोल्यूशन, एक ये बेंजोइल क्लोराइड, ये बेसिकली कोरोना से भी फाइट करने में कैपेबल थे अकॉर्डिंग टू द स्टडी। सो देखिए, अब अगर हमें अल्काइल हैलाइड की बात करनी है तो हम उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर वही है जो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ब्रोमाइड, क्लोराइड। क्यों? साइज की वजह से। आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी काफी कम होगी, इजिली बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। क्या? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं चारों के चारों प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। अब अगर चारों प्रोडक्ट बन जाएंगे तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया ना। अलग अलग करो। अब मान लो किसी को केवल प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी, ये तो वेस्ट हो गया। ओनली सेकेंडरी चाहिए तो प्राइमरी, टर्सरी और क्वाटनरी, ये वेस्ट हो जाएगा। सो ये मेथड कभी भी इंडस्ट्रियली रेकमेंड नहीं किया जाता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइंस। अब देखिए, जो हमारे पास फर्दर मेथड्स आएंगे वो थोड़े से अच्छे हैं और प्रोडक्ट भी आपको क्लियरली दे देंगे। जैसे साइनाइड। साइनाइड का जो रिडक्शन है ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। साइनाइड चाहे वो कहीं भी लगाओ, बेंजीन रिंग पर, कार्बन चेन पर, किसी पर भी हो, साइनाइड को रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। और अगर आइसोसाइनाइड रिड्यूस कर दिया तो, आइसोसाइनाइड जैसी चीजें भी तो होती हैं, उनको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। वो भी कैसा? NC ऐसा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये आपका NH और ये CH3, हमेशा ही सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि इनकेस कभी सेकेंडरी अमाइन की जरूरत पड़े, क्योंकि आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जो आपका हेलोएल्केन वाला चैप्टर है उसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में दो आते हैं, एक साइनाइड और दूसरा नाइट्रो।
साइनाइड का पेयर है आइसोसाइनाइड और नाइट्रो का पेयर था नाइट्राइट। ठीक है, तो साइनाइड का रिडक्शन करेंगे डायरेक्टली तो हमें मिलेगा प्राइमरी अमाइन, वेट गाइस ये क्या हो गया, स्टॉप करूँ क्या? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू इट। हम लोग बना रहे हैं अमाइन, साइनाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अमाइन। अब अगेन यही क्वेश्चन आता है कि क्या इसके रिडक्शन के लिए भी जरूरी है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज किया जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप और भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अभी नाइट्रो के रिडक्शन के लिए आपने यूज किया था ना, कुछ क्या किया था? मेटल विद एसिड, दैट कैन बी यूज्ड हियर आल्सो। ये आपके नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट, मेटल एसिड, सोडियम विद एथेनॉल, ये आपके बहुत ही कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो हर जगह काम करते हैं एक्सेप्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन और एल्काइन के अलावा ये सबको रिड्यूस कर सकते हैं जनरली। ठीक है, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे NaBH4 की होती हैं, वो एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। एसिड डेरिवेटिव्स के केसेस में NaBH4 काम नहीं करता है। ठीक, तो वो इंडिविजुअली लिमिटेशंस हो सकती है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की, बट कॉमनली ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास हैं वो हम लोग हर जगह रिडक्शन के लिए, स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के केसेस में रिडक्शन के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो साइनाइड के रिडक्शन से एज आई टोल्ड यू कि बनेगा अमाइन, और आइसोसाइनाइड अगर हम यूज करेंगे तो बन जाएगा सेकेंडरी अमाइन, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि कन्वर्ट करो इथेन टू प्रोपेनामाइन, डू इट फास्टर। इथेन को प्रोपेनामाइन बनाओ जल्दी से। बनेगा नहीं? कैसे? HCN नहीं बनेगा।
देखो इथेन है आपके पास CH3 CH3, क्या करें आप, एल्केन पर तो हमें पता है कि भाई रिएक्शन का बहुत लिमिटेशन होता है। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन एक कॉमनली नोन रिएक्शन है जो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करी जा सकती है फ्रॉम द एल्केन। अब हमें क्या चाहिए, कार्बन बढ़ाना है, प्रोपेन अमाइन बनाना है, कार्बन बढ़ाना है, अमाइन चाहिए। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है साइनाइड का, और साइनाइड अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो वो KCN से मिलता है, SCN से नहीं मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं मिलेगा। आप जब एल्डिहाइड कीटोन में साइनोहाइड्रेन बनाते हैं वहाँ पर SCN यूज करते हैं, बट आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे SCN के साथ बेसिक मीडियम यूज किया था ताकि CN- जनरेट करा जा सके, अदरवाइज CN- इजिली जनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि SCN एक वीक एसिड है, वो बहुत आसानी से SCN नहीं बनाएगा, वो CN- नहीं देगा। तो हमें एज ए न्यूक्लियोफाइल चाहिए, CN- चाहिए, इसलिए हम लोग KCN यूज करते हैं। KCN डालने से ये आपका पहले बन जाएगा साइनाइड, और फिर आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, तो ये CH2 और NH2 बन गया प्रोपेन अमाइन, ये रहा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ द साइनाइड कैन बी यूज्ड फॉर द डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन और इन द कन्वर्जन सेक्शन। हर जगह इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। जब भी आपको कार्बन चेन बढ़ानी होती है जनरली हम लोग साइनाइड यूज करते हैं, कुछ जगहों पर कार्बन चेन बढ़ाने के लिए ग्रिग्नार्ड भी यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज ऑफ द अमाइड। आप अमाइड से बनाइए, ठीक है, CONH2 ये होता है अमाइड। ठीक, अब एल्केन पे लगा हुआ है तो एल्केन अमाइड हो गया। ठीक है, अमाइड को रिड्यूस करना है, यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कार्बोनिल इन्वॉल्व है, लिमिटेशन नहीं आनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज करिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज करेंगे। और देखना जब भी कभी कोई ऐसा रिएजेंट यूज करो जिसमें मेटल इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जो है वो हिडन स्टेप होता है, मतलब मेटल वाला अगर कोई रिएजेंट आपने यूज किया है तो हाइड्रोलिसिस वहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पर वापस जा पाएंगे, वरना वो ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स टाइप का मिल जाएगा, उससे हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस लिखो या मत लिखो, करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा अमाइन। और बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड आपका नेम रिएक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है किसी न किसी सेट में, हर साल गैब्रियल थैलामाइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड जो है वो भी आपका प्राइमरी अमाइन देता है एंड इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, KOH डालेंगे पहले, तो हम KOH डालेंगे तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम से जो जुड़ा हुआ है ये निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन एसिडिक है इसलिए ये OH- के साथ बहुत आसानी से निकल जाता है बेस के साथ। ठीक है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट। इसके बनते ही ये मिला हमें एक न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा R पर। ठीक, तो अभी बना हमारे पास N पर एल्काइल आ गया। N पर जो एल्काइल आया है इसमें आपको दोबारा से NaOH पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये कर दिया तो क्या होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, ये टूट गया यहाँ से, और ये टूट गया यहाँ से। इसको टूटने से क्या होगा, ये जो है आपका COONE ये एक सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट के साथ जो R और N रिलीज हुआ है ये RNH2 के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो इतना बड़ा सा था इसको बनाया न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड पर ये सब्स्टिट्यूट हुआ
मतलब क्लियरली ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये एरोमेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज करा जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है इससे, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो आपने अमाइन बनाया है इसका ये जो आर है ना, ये एल्काइल हैलाइड वाला आर है ना, एल्काइल हैलाइड पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। अब अगर वो एल्काइल हैलाइड में ये आर अगर बेंजीन रिंग हो गया तो इस पूरे न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग पर जाकर अटैच होना पड़ेगा, और बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। यानी बेंजीन रिंग पर लगे हुए हैलोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उस बॉन्ड की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी होता है, इसलिए वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं। पहला क्वेश्चन, एरोमेटिक अमाइंस यानी कि एनिलीन हम नहीं बना सकते यहाँ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए रिकमेंड किया गया ये मेथड, बाकियों के लिए क्यों नहीं किया गया? भाई सेकेंडरी टर्सरी में क्या प्रॉब्लम है? सेकेंडरी टर्सरी क्यों नहीं बनेगा इससे? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN2 फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है ये। हाँ, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर, बेसिकली हैवी बेस या फिर हैवी न्यूक्लियोफाइल है ना यहाँ पे, तो ये SN2 फेवर करेगा, और SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी पर वैलिड होती है, सेकेंडरी और टर्सरी पर इजिली नहीं हो पाती है। क्यों? उनके इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर SN2 फेवर नहीं करा जा सकती, जबकि ये जो ट्रैक है ये SN2 फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो हाँ, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन था, निकल गया, पोटेशियम के साथ आया, पोटेशियम के साथ आने से ये बना आपका पूरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के आर पर सब्स्टिट्यूट हो गया। ये जो सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहाँ पर ये आपका है सबस्ट्रेट, और ये जो सेक्शन है ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये सब्स्टिट्यूट होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये पार्ट फिर फर्दर NaOH की प्रेजेंस में टूट जाएगा, और ये जो पार्ट R वाला आया है इसका बनेगा अमाइन, और ये पूरा का पूरा एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में बाहर हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है इसलिए प्राइमरी अमाइन तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी बनाने के लिए यहाँ पर आपको सेकेंडरी टर्सरी यूज करना पड़ेगा, और सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड अगर आपने ले लिया तो वो SN2 फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए ना तो हम इस प्रोसेस से, गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस जो है, ना तो हम इससे हम एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं और ना ही सेकेंडरी या टर्सरी टाइप के अमाइन बना सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, ओके। So this is the Gabriel thalamide, one of the most important reaction of this chapter. कुछ रिएक्शंस और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड है, फिर कार्बेलामाइन आएगी आगे जाके, और एक हिंसबर्ग टेस्ट, 3-4 रिएक्शंस होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफ द हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रोमीन और अमाइड। तो अमाइड ले लीजिए आप, ब्रोमीन ले लीजिए, ये अमाइड हो गया और ये ब्रोमीन हो गया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो अब वैसे अमाइड को हमने डायरेक्टली जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिड्यूस किया था तो इसने अमाइन ही दिया था, ठीक है, और वो भी प्राइमरी अमाइन ही मिला था हमें वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो अमाइन बनेगा इसमें और प्रीवियस वाले जो रिडक्शन के प्रोडक्ट था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? यहाँ पर जो अमाइड है इसमें से एक कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये टूटता है, डिग्रेड होता है, ठीक है। डायरेक्ट रिडक्शन कर दोगे तो जितने कार्बन की चेन है आपके पास उतने कार्बन का अमाइड मिल जाएगा, और अगर एक कार्बन कम करना है अमाइड में से तो हॉफमैन ब्रोमामाइड के थ्रू जाओ, ब्रोमीन अमाइड डाल दीजिए, कार्बोनेट, ये वाला जो कार्बन है कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया, ये प्राइमरी अमाइन बन गया, और ये आपके बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है।
ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड वो नेम रिएक्शन में ना पूछी गई हो। अगर हॉफमैन ब्रोमाबाइड नेम रिएक्शन आया है वहाँ पर आपको कंप्लीट रिएक्शन देनी पड़ेगी, बैलेंसिंग वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर कन्वर्जन में लिख रहे हो या ऐसे कहीं रिएक्शन यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बैलेंसिंग की या बाई प्रोडक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, चलें आगे। फाइन, देखिए अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट करो बेंजीन को एनिलीन में। सॉल्यूशन हटा देती हूँ मैं, पहले कन्वर्ट करके देख लो। बेंजीन को एनिलीन बनाओ। हो गया? नहीं हो रहा? देखो भाई, बेंजीन को एनिलीन बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, बेंजीन है आपके पास, ये रही, ठीक है, इसको आपको बनाना है एनिलीन। एनिलीन बोले तो बेंजीन रिंग पर NH2, ठीक है। अब देखो भाई, NH2 यानी अमाइन में कन्वर्जन के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े। बिगनिंग से अगर आप रिकॉल करो, हमने नाइट्रो को रिड्यूस किया, हमने साइनाइड को रिड्यूस किया, हमने अमाइड को रिड्यूस किया, अमाइड से बनाने का एक और तरीका भी देखा। अब यहाँ पे कौन सा सूट हो रहा है? यहाँ पे आपको फोकस करने वाली चीज़ ये है कि हमको ना तो कार्बन चेन बढ़ानी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक NH2 लगाना है, कार्बन चेन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी साइनाइड वाला तो बाइकॉट, ठीक है। अमाइड वाला भी यूज कर सकते थे अगर ये CH2NH2 जैसा कुछ होता, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अमाइड आएगा तो पूरा CONH2 आएगा, तो एक CH2 बढ़ जाएगा, उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपके पास बेस्ट है कि आप इसमें लगा लो नाइट्रो, HNO3 विद H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप इसको पास करेंगे तो ये बन जाएगा आपका NO2। कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये, कॉन्सेंट्रेटेड लिख लेना इसको, नाइट्रो। और नाइट्रो को रिड्यूस कर दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो जो आपका मन करे। लाइक मैंने FeHCl डाल दिया, इसी बहाने आपका बेस्ट मेथड जो है वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। आप हाइड्रोजन कैटलिस्ट डाल दीजिए, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, आप आयरन HCl डाल दीजिए, आप 10HCl डाल दीजिए, ठीक है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ भी यूज करो, कन्वर्जन में सब कुछ वैलिड है, ठीक, बस सही होना चाहिए। तो ये आपका बन गया एनिलीन, ठीक है, इजी। चलिए आगे, चलिए इन क्वेश्चन के तो सोल्यूशन वैसे भी अटैच्ड हैं, लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन था दूसरा, बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, मतलब अब आपको बनाना है टर्सरी अमाइन, ठीक है। और टर्सरी अमाइन बनाने का डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है, तो आप क्या करो, पहले एनिलीन बना लो और फिर उसमें सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे तो नाइट्रो के रिडक्शन के बाद एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन करी थी, वही आपको यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि एल्काइल हैलाइड वाला जो प्रोसेस है वो डिग्री बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। तो अब प्राइमरी यहाँ से बन जाएगा, अभी बनाया हमने, और प्राइमरी बनाने के बाद एल्काइल हैलाइड डाल दीजिए, 2 ले लिया तो टर्सरी बन गया, सेकेंडरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनाने के बाद फिर से 1 मोल ले लो तो टर्सरी बन जाएगा, एक स्टेप और लिख लो, डायरेक्ट लिखना है तो सीधा 2 मोल यूज कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे सारे प्रिपरेशन मेथड, छोटा सा पार्ट है, जल्दी कंप्लीट हो गया। देखो, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली
आपको थोड़ा सा सॉलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पे ही फोकस करना होता है, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब जैसे लोअर एलिफेटिक अमाइंस है तो वो फिशी स्मेल दिखाते हैं, फिशी स्मेल सबको पता है, गंदी सी, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास 3 और ज़्यादा कार्बन है तो जनरली वो लिक्विड हो जाता है, और ज़्यादा हायर हो गई तो सॉलिड, ठीक है। कलरलेस, बट ये आपका कलर्ड हो जाएगा अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में आ गया कांटेक्ट में। क्यों? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसमें कलर अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज ये कलरलेस होते हैं। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में नहीं आए तो ये कलरलेस हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड थोड़ा बहुत आपको कोई कलर नज़र आ सकता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो बहुत क्लियर है कि जो NH2 हैं, प्राइमरी अमाइन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो NH2 मतलब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन्स हैं, और नाइट्रोजन पे लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो जब तक छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तब तक वो सॉल्युबिलिटी दिखा सकते हैं वाटर के अंदर। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और टर्सरी अमाइन जैसा कुछ हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फर्दर हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, जैसे हम लोगों ने अल्कोहल में देखा था कि हम लोग वहाँ पे प्रूफ करते हैं कि उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था, हम लोगों ने कुछ रिएक्शन दी थी इस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कि वो एसिडिक कंपाउंड है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ये साइड सपोर्ट देना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट तो यही होता है कि अगर आप इसको वाटर में डालो, RNH2 वाटर में डालो, क्या होगा? ये बन जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस। बेस का मतलब यही होता है कि OH रिलीज कर दे, तो वाटर में डालने पर OH रिलीज हो रहा है, इसीलिए बेस की कैटेगरी में आया। अगर क्लासिफाई किया जाए किस तरह का बेस है, तो जो 11th में आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी ना इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ये आपने पढ़ा होगा, आर्जीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसिडिक बेस डेफिनेशन का, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा लुईस। ये लुईस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लोन पेयर डोनर जो होता है अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो बेस होते हैं, लुईस बेस कहना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली लुईस बेस है, एंड टू प्रूव दैट इट्स अ बेस हम वाटर में डाल लेते हैं तो OH माइनस रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर गैसेस फेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बेसिसिटी है अमाइंस की, ये लगभग हर साल पूछी जाती है, हर साल क्वेश्चन आता है इस पर, और ज़्यादातर एक्वस फेज का आता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने दोनों ही ऐड कर दिए हैं, गैसेस फेज भी और एक्वस फेज भी। गैसेस फेज भी आया है कभी कभी, एक्वस ज़्यादा पूछते हैं। देखो भाई, अगर गैसेस फेज में बात करें तो आप सिंपल समझो कि जैसे ये है NH2 है, R हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी हो गया, NH या सेकेंडरी हो गया, RN टर्सरी हो गया। बेस का मतलब जितना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई बढ़ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से प्लस आई है, दोनों साइड से बढ़ रहा है, यहाँ पे तीनों साइड से बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो इन गैसेस फेज ये आपके स्टैंडर्ड ट्रैक को फॉलो करेगा, टर्सरी ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमाइन, ठीक है, सिंपल लॉजिक। एक्वस फेज में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में
अमाइंस का वाटर के साथ इंटरेक्शन होने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगती है वहाँ पर, ठीक है। अमाइंस जो हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रेंड है बेसिक स्ट्रेंथ का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? अभी जो मैंने ऊपर बताया उसमें और इनमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल। कैसे? यहाँ पर मैंने बोला कि भाई जो सेकेंडरी वाला है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर टर्सरी वाला है, फिर प्राइमरी है, फिर अमोनिया। ये कैसे हो गया? ये बेसिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं ना, ये एक्वस फेज के लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्वस फेज में क्या हुआ, जब वाटर ने इंटरेक्ट किया तो अब इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब वाटर जब आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सराउंड करेगा इसको चारों तरफ से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तो टर्सरी में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन टर्सरी में हिंड्रेंस भी होता है, ठीक है। हिंड्रेंस की वजह से आप देखो भाई, घर के अंदर चाहे जितना सामान रखा हो, बाहर तो तभी ले जाओगे ना जब गेट खुला होगा, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर आसपास से घेर रखा है तो आपके पास भले ही इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, लेकिन आप उसे डोनेट तो तब करोगे ना जब डोनेट करने के लिए जगह होगी आपके पास, ठीक है। इसीलिए टर्सरी को हिंड्रेंस जो है वो अपोज करता है। टर्सरी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो हैं लेकिन ये दे नहीं पाता, और ये अच्छा बेस तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, ठीक है। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट और हिंड्रेंस का कंबाइंड इफेक्ट हमें यहाँ पर सेकेंडरी को सपोर्ट करता हुआ दिखता है, ठीक है। हिंड्रेंस टर्सरी को अपोज कर दिया, ठीक है। इंडक्टिव टर्सरी को सपोर्ट कर रहा है। अब एक फैक्टर कह रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं एक दूसरे को, जबकि इन केस ऑफ सेकेंडरी दोनों फैक्टर एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं करते। क्यों? सेकेंडरी है, दो एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप हैं अगर, तो रिपल्सन इतना हाई नहीं होगा, हिंड्रेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना टर्सरी में होता है, यानी ये दे पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, और दो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडरी के पास क्योंकि हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर पा रहा है, टर्सरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं कर पाता, हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास वाटर के साथ, ठीक है। ताकि इसका लोड थोड़ा कम हो तो वो भी नहीं हो पाता, ठीक। इसीलिए सेकेंडरी वाला जो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रुप है CH3 और C2H5, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। कैसे? टर्सरी इन केस ऑफ एथाइल दूसरे नंबर पे आता है और प्राइमरी वाला थर्ड पे। इसको अगर आपको लर्न करना हो ना तो आप ऐसे लर्न कर लो, ई यानी इथाइल अगर लगा हुआ है तो ऑर्डर क्या बनेगा 231, ठीक है, और ये M213, ठीक है। और होना भी चाहिए, मिथाइल छोटा होता है तो देखो नंबर छोटा है, इथाइल बड़ा होता है नंबर बड़ा है, नंबर बनना तो उन्हीं डिजिट से है ना, बहुत इजीली याद हो जाता है, ये भूलेगा नहीं कभी और ये आएगा भी कंफर्म, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल, इस ट्रिक को जरूर दिमाग में रखना। 31 और 13 ये आपको याद करने के लिए बहुत आसानी से हेल्प कर देगा, ठीक है भाई। तो ये एक्वस फेज का ट्रेंड जरूर याद रखिए। फैक्टर 3 होते हैं कौन से? इंडक्टिव, हिंड्रेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली आपका सॉल्वेशन इफेक्ट कह सकते हो, क्योंकि डिजॉल्व हो रही है ना अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स, डिजॉल्व होने की कोशिश करेंगे तो सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा वहाँ पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप उसको इजी वे में कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंड्रेंस और इंडक्टिव, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन बेटर बेस बनेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई सेकेंडरी वाला जो है उसको हेड बना देते हैं, बाकियों को उसके पीछे अरेंज कर देंगे, ठीक है। अगर इन केस कभी आपको ये बोल दिया गया कि जो एल्काइल ग्रुप है, वैसे अभी तक के पेपरों में कभी ऐसा हुआ नहीं
कि उन्होंने एथाइल और मिथाइल के अलावा कुछ दे दिया हो। लेकिन अगर दे दिया तो इसके ऊपर सारे अल्काइल के लिए यही ट्रेंड फॉलो होता है। सारे अल्काइल, एथाइल या उससे ऊपर जो अल्काइल्स हैं वो सबके लिए 231 ही फॉलो होता है। ठीक है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फॉर द अमाइंस। कभी कभी हमें एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस में भी कंपेयर करना पड़ जाता है। लाइक अगर आपसे बोला जाए कि आप ले लो अमोनिया, ठीक है, C2H5NH2 एंड एनिलीन NH2, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। ठीक है, देखो भाई ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे ना बढ़ना है ना घटना है, और यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिंग में चले गए। ठीक है, यहाँ पे कम हो गया, तो सबसे ज़्यादा बेसिक अमाइन, तो C2H5NH2, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन। ठीक है, ये होगा ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने अटैच भी कर दिए हैं साथ में, एंड आई होप कि इन्हीं में से जो यहाँ पे मैंने अटैच किए इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में होंगे जरूर, कंफर्म। सो इन पीडीएफ्स को पढ़िएगा जरूर अच्छे से, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि जनरली आपने जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़े होंगे तब वहाँ पे देखा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई ग्रुप होता है वो जनरली क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जो माइनस आई वाले होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी कि रिएक्शंस पर। ठीक, जो रिएक्शन है आपकी वो है सैंडमेयर। सैंडमेयर याद है, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स में हमने पढ़ी थी सैंडमेयर। क्या करता है सैंडमेयर? एराइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा। कैसे? एनिलीन NaNO2 और HX में पास करेंगे, डाइजोनियम बनेगा, और डाइजोनियम को Cu2X2 में पास करेंगे तो X अटैच हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन हमने पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसाइलेशन की। इस रिएक्शन में भी कुछ नया नहीं है, एसाइलेशन पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे बस अमाइंस का देखना है। आपको क्या करना है, देखो ये सब जो बना हुआ है इसको आप एक बार समझ लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि करना कैसे है। लोन पेयर, ये जो चार्ज कार्बन है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो एन पर आ जाएगा फिर प्लस चार्ज जैसे ही कार्बन से कनेक्ट होगा। एंड उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकलेगा, हाइड्रोजन अपना यहाँ से निकलेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया। ठीक, अब देखो आपको करना कैसे, NH2 है और ये है CH3COCl। आप क्या करो, H और Cl निकाल दो, बाकी सब कुछ उठा के जोड़ दो बस। ठीक, R NH और यहाँ से Cl निकाला तो CO और ये CH2, यही प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सब पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अमाइन लो, क्लोराइड लो, एसिड का HCl निकालो और जो कुछ बचे सब उठा के जोड़ दो आपस में। ठीक, बस जोड़ना वहीं से जहाँ से निकाला हो क्लोरीन आपने, वहीं से जोड़ दोगे, ये प्रोडक्ट आपका सेम बन जाएगा। आप चाहो तो लिख के देख लो इसको प्रॉपरली, NH C डबल बॉन्ड O और ये CH3 देखो बन गया। ठीक है, तो ये आपका एसाइलेशन हो गया, इजी है। ये देखिए, अब देखो एसाइलेशन में अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको करो CH3NH और ये CH3, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। ठीक है, और हमने ले लिया CH3COCl,
अब देखो यहाँ पे इतना सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपको करना हो कर लेना, वरना आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो एक H लिखा हुआ है इसको भाई Cl के साथ निकाल दो, बाकी सब कुछ उठा के जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। CH3N, ये CH3 CO और ये CH3, फाइनल प्रोडक्ट यही होता है, ये सेकेंडरी का ये बना हुआ है। ठीक है, तो इतना सा आपको करने की जरूरत नहीं है। इन रिएक्शंस में केवल HCl बाहर होता है, बाकी सब कुछ आपस में कनेक्ट हो जाता है, सिंपल रिएक्शन। किसका? अच्छा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा ना, प्राइमरी होता तो यहाँ हाइड्रोजन होता CH3 की जगह पे बस। ठीक है, यही बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है। अब देखो भाई, एसाइलेशन करने के लिए आप एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। जब हमने क्लोरोबेंजीन जब हम लोग एसाइलेशन में डाल रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि CH3COCl के साथ साथ एनहाइड्राइड या दोनों में से कुछ भी यूज करके एसाइलेशन करा जा सकता है। ठीक है, बस क्या होगा, बाई प्रोडक्ट बदल जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम H को और Cl को निकाल रहे थे, बाकी सब कुछ जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर हम H निकालेंगे और ये पार्ट निकालना पड़ेगा, ये इतना पार्ट तो एसाइलेशन के लिए हमें जोड़ना ही है ना, तो बस इसको जोड़ देते हैं, बाकी जो बचा उसको बाहर निकाल दो बस। ठीक है, इजी है। तो दिस इज हाउ एसाइलेशन कैन बी परफॉर्म्ड। ओके, एसाइलेशन के तरीके से हम बेंजोइलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? एसिटिल क्लोराइड यूज किया, बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लो। करना तो भाई है ना, H निकालो, Cl निकालो, बाकी उठा के जोड़ दो बस। ठीक है, HCl पर बाहर निकालना है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही करना जैसे अभी हमने एसिटिल क्लोराइड में किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमाइंस की कुछ और रिएक्शंस। कार्बल अमाइन, ये आपका बेसिकली केमिकल टेस्ट है, प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट माना जाता है। इट्स अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। कैसे? यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन आप यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड नाम का प्रोडक्ट बनता है। मतलब जैसे ये RNH2 लिया तो RNC बनेगा, एक फाउलिंग स्मेल आती है गंदी सी। ठीक है, ये वो कंपाउंड है जिसकी वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिससे पता चलता है कि जो बना वो आइसोसाइनाइड है। इसी को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन। यानी कि अगर आपको कभी पेयर ऑफ कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी दिया हो तो आप कार्बल अमाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन हुआ तो कार्बल अमाइन रिएक्शन के थ्रू आइसोसाइनाइड बनाएगा, लेकिन सेकेंडरी या टर्सरी हुआ तो रिएक्शन नहीं देगा, यानी आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, जो गंदी सी स्मेल आई थी वो नहीं आएगी, तो पता चल जाएगा आइसोसाइनाइड नहीं बना हुआ है। ठीक है, चलिए नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड भी आपका इसी तरीके से एक टेस्ट के तरीके यूज करना होता है आपको। NaNO2HCl, ये हम लोगों ने कहाँ डाला था? सैंडवेयर में। ठीक है, इसको आप वापस डाल दीजिए तो ये आपका वही डाइजोनियम बनेगा। वाटर डालेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन रिंग होती तो फिनॉल बन जाता, बस और क्या। ठीक है, तो ये सिंपल आपका डाइजोनियम वाली रिएक्शन ही है। NaNO2HCl डाल के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, बस वहाँ पे ऐड करना है उसको। ठीक है, एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन जो मैंने अभी बताई आपकी, डाइजोनियम बनेगा और डाइजोनियम में अगर आप यहाँ पे वाटर डाल देते हैं तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, बस सेकेंडरी और टर्सरी जो है उनकी रिएक्शन थोड़े अलग तरीके से होती हैं। इस तरह से डाइजोनियम बना के वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये अगेन आपके लिए एक टेस्ट हो गया कि प्राइमरी अमाइन जो है वो इस तरह से रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, या एनिलीन है तो फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। बाकी सेकेंडरी टर्सरी वाले जो अमाइंस हैं वो इस तरह से रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ओके, चलिए आगे। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग है ये। ठीक है,
हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, Cl निकालो, हाइड्रोजन निकालो, बस जो कुछ है आपस में जोड़ दो, कुछ नया नहीं करना आपको, ठीक। अब यहीं से समझ में आ जाता है कि प्राइमरी रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन होता है उसके पास, सेकेंडरी भी रिएक्ट कर जाएगा, उसके पास भी एक हाइड्रोजन होता है, टर्सरी नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंडरी जब करेगा तो देखो ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल इन एल्कली है, और ये सॉल्युबल होता है, तो बता सकते हो क्यों? हाइड्रोजन है, एल्कली यानी बेस, बेस में डालोगे ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा बेस के साथ मर्ज होने के लिए और ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और टर्सरी तो देता ही नहीं है क्योंकि H है ही नहीं उसके पास, निकालोगे क्या, ठीक है। चलिए, सो ये आपका अगेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वी आर अबाउट टू द लास्ट ऑफ द स्लाइड्स। बेसिकली जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका भी थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, जस्ट लाइक फिनॉल। जैसे फिनॉल में था कि भाई OH जो होता है काफ़ी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग की रिएक्टिविटी काफ़ी बढ़ा देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी यानी इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आया था, तीनों पोजीशन पर एक साथ हैलोजिनेशन हो जा रहा था। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। NH2 भी रिंग एक्टिवेटिंग है, अगेन लोन पेयर रिंग में जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफाइल बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तीनों पोजीशन पर एक साथ, क्यों? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, और सारी पोजीशन एक्टिवेटेड है इसलिए एक साथ आ जाता है, ठीक। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फिनॉल में क्या करते थे, CH2 डालते थे, कार्बन डाइसल्फाइड, Br2 वाटर के साथ अगर पास करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता था। अगर उसी Br2 को CH2 के साथ पास कर देते थे तो ओनली पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था, कंट्रोल कर लिया था हमने, ठीक। यहाँ पर भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन कैसे, यहाँ पर CH2 नहीं डालें, यहाँ पर हम इस NH2 का ये जो ग्रुप है इसका एसाइलेशन कर देते हैं, ठीक। एसिडिक एसिड निकल जाएगा और एसाइल पार्ट अटैच हो जाएगा, एसाइलेशन कर दिया। एसाइलेशन से क्या फायदा हुआ, एसाइलेशन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था जो इस रिंग को एक्टिवेट कर रहा था वो एक्चुअली इधर डिलोकलाइज होने लगा, जिससे रिंग की रिएक्टिविटी कम हो गई। अब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब उतनी नहीं बढ़ाएगा ये ग्रुप जितनी की बढ़ा रहा था, से अब अगर आप ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये पैरा पर अटैच हो जाएगा, और जब हमारा काम हो जाए तो वापस एसिड या बेस कुछ भी डाल दो तो ये NH2 आ गया हमारा, वापस अपने रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। डायरेक्टली हम पैरा प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, रिंग एक्टिवेटेड है बहुत ज़्यादा। सो फिनॉल, और इस केस में आपको यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर CH2 डालने से काम हो गया था, यहाँ पर डिलोकलाइज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। एसाइलेशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए यहाँ पर एसाइलेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, रिंग पर अब उतनी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से अब हमें सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाइट्रेशन में हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग H2SO4 और HNO3 को रिएक्ट करा रहे होते हैं, लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन में, तो जो यहाँ से प्रोटॉन मिलता है ना, वो NH2 लेकर NH3 प्लस बना देता है, ऐसे। तो कुछ टाइम के लिए, देखो NH2 तो है ही, रिएक्शन तो हम एनिलीन की ही करा रहे हैं, ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ पर ये जो NH3 प्लस है ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है, ठीक। और यही ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहीं पर तो एसिड डाल रखे हैं, इसीलिए H+ निकल पा रहा है। अब H+ यहाँ से निकलेगा तो वो NH2 बिल्कुल उसको अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर है उसके पास, तो इसीलिए मेटा प्रोडक्ट आपको 47% तक मिल जाता है। अभी भी मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा ही है, ठीक है, 51% है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4% का अंतर है। ये तो आपका माइनर ही रहेगा क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं बनना ज़्यादा, ठीक है। ध्यान रखिएगा रीजनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अगर रीजनिंग में पूछा जाता है कि तीनों प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है, NH3+ बन जा रहा है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग बन गया है। एंड ये क्योंकि रिएक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी इलेक्ट्रोफाइल इसके आसपास आएंगे वो सब मेटा पर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए 47% मेटा प्रोडक्ट मिल जाता है, 51% पैरा प्रोडक्ट मिल ही रहा है, मेजर प्रोडक्ट हमारा, और ये माइनर है, बिल्कुल माइनर तो मेटा वाला भी हो गया, लेकिन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम एसाइलेशन करिए और फिर नाइट्रेशन कर दीजिए। एसाइलेशन कर दिया ताकि जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, लोन पेयर यहाँ से खत्म, लोन पेयर खत्म, कहानी खत्म, लोन पेयर नहीं है तो H+ को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो मेटा प्रोडक्ट भी नहीं देगा। एसाइलेशन कर दीजिए और फिर आप इसका नाइट्रेशन करेंगे तो देखो पैरा पर मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है। पैरा और एसिड या बेस किसी में भी हम यहाँ पास करेंगे, यहाँ पर या तो H+ हो सकता है या तो OH- हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे तो ये आपका वापस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये अब गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हमें अलग से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वही यहाँ पर प्रोटॉन देकर, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है कैसे टूटेगा, H+ और HSO4-, तो ये पहले इसके पास कनेक्ट हुआ तो NH3+ हो गया और HSO4-, तो ये पूरा का पूरा पहले ही प्रोटॉन क्योंकि खुद दे पा रहा है, इसीलिए डिलोकलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से एंगेज हो गया H के साथ। अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं दे सकता, ओनली पैरा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट, अब पैरा प्रोडक्ट के साथ एक चीज आपको इंटरेस्टिंग यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो इस लोन पेयर से अट्रैक्ट कर लिया जाए, और इसी अट्रैक्शन की वजह से देखो ये जो H है यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे माइनस आ गया, और विद इन अ मॉलिक्यूल अगर एसिड और बेस दोनों तरीके की प्रोसेस दिख जाती है तो इस टाइप के आयंस को हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन एक यहाँ बनता है, एक बनता है अमीनो एसिड्स में, बायोमॉलिक्यूल्स में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड्स में भी ज्यूटर आयन बनता है। क्यों, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2 जो बेसिक ग्रुप है, COOH लगा हुआ है जो एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप में से H निकलेगा, बेसिक ग्रुप के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी एक ज्यूटर आयन फॉर्म होता है, और ज्यूटर आयन की खासियत क्या होती है, एम्फोटेरिक बना देता है पूरे पूरे कंपाउंड को, यानी कि ना तो वो पूरा एसिड रह गया ना ही पूरा बेस बन पाया, ठीक है, तो कुल मिला के वो एम्फोटेरिक हो गया, ठीक है। सो ये ज्यूटर आयन की खासियत है। ज्यूटर आयन पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, तो आपको दोनों ज्यूटर आयन के बारे में लिखना पड़ेगा, ये भी और बायोमॉलिक्यूल वाला भी, दोनों एग्जाम्पल ऐड करने पड़ेंगे। आपके सिलेबस में यही 2 जगह पर बन रहा है ये ज्यूटर आयन, ठीक है। रिएक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए तो सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी काफ़ी अटैच कर दिए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि इनके बाहर आपको कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है क्योंकि। चलिए आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, वो है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट एक्चुअली नया कुछ नहीं है, जब हम लोगों ने फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट कर डाले तो अब डाइजोनियम सॉल्ट में नया कुछ नहीं बचता है, उन्हीं सबको मिला जुला के एक और टॉपिक तैयार कर दिया जाता है, RN2X, ये डाइजोनियम हो गया। अब आप उसे कार्बन चेन के साथ बनाइए या बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। बनाने के लिए क्या करेंगे, एनिलीन या NH2 में NaNO2 और HCl पास करते हैं,
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग ही हो सकता है यहाँ पे CH3 हो, CH3NH2 हो। इसमें भी अगर आप NaNO2 और NCl डाल दोगे तो यहाँ पे डाइजोनियम ही बनेगा, ऐसा ऐसे नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप चाहे बेंजीन रिंग पे बनाइए या इस पे बनाइए, कुल मिला के आप NaNO2 HCl डालोगे तो डाइजोनियम स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। एंड फर्दर हम उसे जिस भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग एक रिएजेंट यूज करेंगे और आप रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को जरूर आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, इस पॉइंट को यूज करके कई बार क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करी गई है। प्राइमरी अमाइन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको डायएजोटाइजेशन कहते हैं। डायएजोटाइजेशन का मतलब क्या है ये पूछते हैं, ठीक है। तो डायएजोटाइजेशन का मतलब बच्चे पता है क्या करते हैं, डायएजोटाइजेशन का मतलब वो उनको लगता है कि वो जो डाई बन रही है लास्ट में, डाई वाली रिएक्शन जो दी है कपलिंग, उसकी बात कर रहे हैं ना। डायएजोटाइजेशन ये होता है, अक्सर बच्चे कपलिंग लिख के आ जाते हैं डायएजोटाइजेशन की जगह पे, क्योंकि वहाँ पे भी ये जो कंपाउंड बन रहे होते हैं तो उनको लगता है वही डायएजोटाइजेशन है। नहीं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जो हैं यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आप बना रहे हो, एक्चुअली वो प्रोसेस आपकी डायएजोटाइजेशन की है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, सॉलिड हुआ, वो भी क्रिस्टल वाला, क्यों, आयंस की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। एंड आयन अवेलेबल है तो वाटर में डिजोल्व भी होगा, होना भी चाहिए, लॉजिकल है, ठीक है। एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड, हल्का सा गर्म करेंगे तब रिएक्ट करेगा, ठीक है। डिकम्पोजेज इजिली इन ड्राई स्टेट, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। एंड इस लाइन को भी थोड़ा सा यार हाईलाइट कर लीजिए, फ्लोरोब्रोमाइड जो होता है ये आपका इनसॉल्युबल है एंड स्टेबल, जनरली वाटर में घुल जाता है बट ये पर्टिकुलर वाटर में घुलने के बजाय स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। डन, ओके। इसकी केमिकल रिएक्शन पर आते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन सबसे पहले तो सैंडमेयर ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। गटरमैन कर चुके हैं, CuHX गटरमैन, ये एक्चुअली अल्टरनेट है सैंडमेयर का, ठीक है। आयोडीन लगाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। फ्लोराइड आयन, इसको जरूर अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्लोराइड के लिए क्या करते हैं, HBF4 डालेंगे, पहले ये कंपाउंड बोरिक एसिड डालते हैं और फिर आपका फ्लोरीन अटैच हो जाता है, फ्लोरो कंपाउंड। तो फ्लोरो और आयोडो जो बनाना होता है वो नॉर्मली नहीं बनेगा, जैसे हमने Cu2X2 डाल के बना लें तो वहाँ पे आयोडीन या फ्लोरीन नहीं लगाया जा सकता है। आयोडीन या फ्लोरीन लगाने के लिए हमें ये दोनों प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। आयोडीन के लिए क्या चाहिए Ki, फ्लोरीन के लिए चाहिए HBF4, बस, ठीक है। H3PO2 ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन देगा तो ये पूरा हटके प्रोटॉन आ जाएगा, बेंजीन बन गई। H3PO2 एसिड है, प्रोटॉन देगा, हाँ बिल्कुल। नॉट ओनली H3PO2, अगर डाइजोनियम में आप कोई और भी प्रोटॉन डोनर डाल दोगे, लाइक जैसे क्वेश्चन आया था जिन्होंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अल्कोहल डाल दिया था और बोला था प्रोडक्ट क्या होगा, तो अल्कोहल से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ने वाला, वहाँ पे भी H ही निकलेगा, प्रोटॉन डोनर का काम करता है अल्कोहल, प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, तो H आएगा तो वो क्या बना देगा, बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये मैंने अभी बताया, वाटर डाल दीजिए बन जाएगा। NO2 वाला प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा क्लियर रखना होगा आपको, HBF4 NaNO2 डालेंगे आप तो ये NO2 अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की, वो है कपलिंग। दो ही कपलिंग है आपके सिलेबस में, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई, ठीक है। ऑरेंज डाई के लिए हम लोग
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल से रिएक्ट करा देते हैं और येलो डाई के लिए एनिलीन। क्या करना है आपको, ये जो Cl है ना उसको H के साथ निकाल दो बस और जोड़ दो, सब वही बना हुआ है। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो निकालना है उसको निकालो, बाकी सब कुछ बस अटैच कर दो, वेल्डिंग कर दो, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यही है, बस नाम याद रखिएगा। ऑरेंज डाई मिलता है फिनॉल के साथ, येलो डाई मिलता है एनिलीन के साथ। ठीक है, सो विद दिस रिएक्शन चैप्टर इज क्लोज्ड। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को करिएगा, असाइनमेंट सॉल्व करिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर में। ठीक है, छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो वर्क ऑन दैट। ओके, चलिए बाय बाय गाइज।